इसमें रूल क्या है, जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल पता करना हो तो देखिए वेक्टर ए का टेल यहाँ पे है, हेड यहाँ पे, वेक्टर बी का टेल यहाँ पे है, हेड यहाँ। तो रूल क्या है कि पहले आप दोनों वेक्टर का टेल एक जगह पे लेके आइए, देन ओनली वी कैन डिसाइड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो उसका तरीका क्या है कि आप एक्स वाई प्लेन में सारा वेक्टर को शिफ्ट करिए, ए और बी के बीच एंगल चाहिए तो दोनों वेक्टर का टेल इस ओरिजिन ओ पे आना चाहिए। तो वेक्टर ए को यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे। किसी भी वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट किया जा सकता है, कंडीशन है उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए और उसका डायरेक्शन या एंगल नहीं बदलना चाहिए। तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि इतना ही बड़ा वेक्टर यहाँ से उठा के पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर को पैरेलल कहीं पे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। इस वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ यहाँ कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर ए को यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देंगे तो ऐसा दिखेगा। देखिए दिस इज वेक्टर ए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चला गया, दिस इज एक्स एक्सिस। तो वेक्टर ए का टेल आ गया यहाँ पे, वेक्टर बी का टेल यहाँ पे और हेड यहाँ पे, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देना है। दिस इज नाउ वेक्टर बी। वेक्टर बी ओरिजिनली ऐसे था, जो डॉटेड लाइन मैंने दिखाया इस लाइन तक था, और ये एंगल थीटा दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का टेल यहाँ पे आ गया। नाउ वी कैन डिसाइड एंगल। मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी सारे रूल्स लगभग सेम है। जो भी रूल आप मैथ में जानते हैं वो सब फिजिक्स में एप्लीकेबल है। जो भी एंगल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं उसको पॉजिटिव लिया जाता है, और जो भी एंगल क्लॉकवाइज मेजर करते हैं उस एंगल को निगेटिव लिया जाता है। मैथ में हर जगह यही रूल रहेगा। ऑल द एंगल्स मेजर्ड इन clockwise direction will be treated as negative and in anti-clockwise direction it will be treated as positive। यही रूल है। तो वेक्टर ए एंड बी के बीच का एंगल चाहिए, ए यहाँ है बी यहाँ, ए और बी के बीच का एंगल चाहिए तो यहाँ से ए से बी की तरफ जाएंगे। दो रास्ते हैं, ए से बी जाने के लिए इधर से भी रास्ता है, ए से बी तक जाने के लिए इधर से भी रास्ता है। तो इसी पे ध्यान देके समझिए, ए से स्टार्ट करना और बी पे जाने के लिए एक रास्ता ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। दूसरा रास्ता क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब भी जाएंगे तो एंगल नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज जब भी जाएंगे तो एंगल पॉजिटिव दिया। तो यू कैन सी यहाँ से अगर यहाँ चलते हैं, ये जो एंगल है ये है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इस एंगल को निगेटिव लिया जाएगा क्योंकि आप क्लॉकवाइज यहाँ से जाते हैं तब बी पे पहुंचते हैं। ये 180 माइनस थीटा हो गया। और अगर उल्टा इधर से चलते हैं, ये वाला एंगल ए और बी के बीच ये वाला एंगल अगर देखें आप, तो आप ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तो थीटा और यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, यानी ये पूरा 180 डिग्री प्लस थीटा। यानी एक साइड 180 माइनस थीटा और दूसरे साइड 180 माइनस थीटा है। इधर से इधर जाएंगे तो निगेटिव और इधर से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। अब सब लोगों के समझ में आ गया होगा कि कौन सा एंगल पॉजिटिव है और कौन सा एंगल नेगेटिव। का आंसर हो गया आइदर वी शुड राइट माइनस ऑफ 180 माइनस थीटा और पॉजिटिव वैल्यू 180 डिग्री प्लस। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी पता करना है। तो रूल क्या था कि दोनों वेक्टर का टेल ओरिजिन पे आना चाहिए। तो वेक्टर ए का टेल ऑलरेडी ओरिजिन पे है, सिर्फ वेक्टर बी को शिफ्ट कर देना है यहाँ से। इसको, इसका टेल यहाँ है, इसको आगे शिफ्ट कर दें तो ऐसा दिखेगा वेक्टर बी। ये एंगल 60 है तो ये वाली एंगल हो गई 120। तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल चाहिए तो ए से स्टार्ट करेंगे और बी तक जाएंगे। अगर ऐसे जाते हैं तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए हो गया 120 डिग्री। और अगर ए से बी की तरफ उल्टा जाते हैं, दिस इज वेक्टर बी, इधर से जाते हैं तो 360 में से 120 को माइनस कर देंगे तो 240 आए। तो 120 डिग्री बोलेंगे तो भी करेक्ट है और माइनस 240 डिग्री बोलेंगे तो भी करेक्ट है। दोनों आंसर दिया जा सकता है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रूल के मुताबिक। ये एक वेक्टर है वेक्टर पी, इस वेक्टर का टेल है पॉइंट ए पे और हेड है पॉइंट बी,
और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर क्यू, पहले वाले वेक्टर से थीटा एंगल, मतलब ये एंगल है थीटा, थीटा एंगल पे सेकंड वेक्टर है दैट इज क्यू, ये वेक्टर पी और ये वेक्टर क्यू। हम लोग को पता करना है, समझना है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग वेक्टर क्यू। वेक्टर पी का कंपोनेंट क्यू के डायरेक्शन में कितना होगा, इसका उल्टा भी पता किया जा सकता है, वेक्टर क्यू का कंपोनेंट पी के डायरेक्शन में, और थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल दिया हुआ है थीटा, तो पी का वेक्टर पी का प्रोजेक्शन क्यू के डायरेक्शन में कितना होगा ये पता कर। तो इसका जो रूल है पहले आपको ये बताया, जिस वेक्टर का कंपोनेंट लेना है वो वेक्टर है पी, उसके दोनों एंड पॉइंट से, ये है इसका टेल और ये है इसका हेड, और क्यू के डायरेक्शन में लेना है, तो इसके दोनों एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला जाता है जिस वेक्टर पे या जिस लाइन पे आपको कंपोनेंट चाहिए। तो इसके हेड से एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, और इसके टेल से भी एक परपेंडिकुलर डाला है वेक्टर क्यू के ऊपर। देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर, एक का नाम सी है, दूसरा परपेंडिकुलर का नाम B। ये दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को कंपोनेंट कहा जाता है। दिस लेंथ DC कंपोनेंट ऑफ वेक्टर P ऑन वेक्टर Q, ये जो लंबाई है D से C तक, इसी को कहते हैं कंपोनेंट, यानी कि प्रोजेक्शन। इस वेक्टर का वैल्यू Q के डायरेक्शन, ये हुआ DC। यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर डाल दें तो जो DC की लंबाई है वही AE की भी लंबाई होगी, DC मस्ट बी इक्वल टू AE। तो ये अगर पता कर लें वही कंपोनेंट, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल से अगर देखें तो cos थीटा के वैल्यू फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल यू कैन सी AE डिवाइडेड बाय AB, और हम लोग को AE चाहिए, AE की वैल्यू DC के बराबर है, दैट इज AB टाइम्स cos थीटा। AB का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P, इसको लिख सकते हैं हम लोग P cos थीटा, यानी कि DC का जो वैल्यू हुआ दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P इंटू कॉस इंटू थीटा, यही हुआ कंपोनेंट, दिस इज P cos थीटा। तो किसी भी वेक्टर P का कंपोनेंट Q के डायरेक्शन में, उसका फॉर्मूला नाउ ऑनवर्ड समझ लीजिए, जिस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, कॉस, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, यही हुआ कंपोनेंट। तो सिमिलरली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर Q अलोंग वेक्टर P अगर चाहिए, जिस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए उसका मैग्नीट्यूड लीजिए, कॉस लीजिए, और दोनों लाइंस के बीच का एंगल लीजिए, ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ Q अलोंग P। तो P का कंपोनेंट Q के डायरेक्शन में चाहिए तो Q का कंपोनेंट P के डायरेक्शन में चाहिए, या P का Q के डायरेक्शन में, रूल या फॉर्मूला चेंज नहीं, आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, कॉस लेना है, और दोनों के बीच का एंगल। मान लिया जाए ये XY प्लेन है और इसमें एक वेक्टर है ऐसा, सेम वेक्टर P, और ये एंगल है थीटा। ऐसा समझिए, समझ लीजिए कि ये है वेक्टर P, ये स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट से और हेड है इसका यहाँ,
और ये एंगल है थीटा। हम लोगों को चाहिए वेक्टर पी का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस। तो वेक्टर पी का एक्स एक्सिस के अलोंग इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, तो रूल क्या था, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालिए। तो ये जो लेंथ हुआ यहाँ से यहाँ, ये हुआ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इसको लिखते हैं हम लोग पी एक्स, मतलब वेक्टर पी का एक्स कंपोनेंट। इसको हम लोग एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी भी बोलते हैं। वी कैन कॉल इट एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी। और इसकी वैल्यू क्या हो गई, रूल क्या था कि वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड कॉस, और जिधर कंपोनेंट लेना है उसके साथ ये वेक्टर का क्या एंगल है, थीटा। इसलिए पी एक्स की वैल्यू हो गई पी कॉस थीटा। अब समझिए कि इसी वेक्टर का हमको कंपोनेंट लेना है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तो रूल सेम रहेगा, इसके दोनों एंड पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। अब यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर हुआ और यहाँ से भी डालेंगे, ये दूसरा परपेंडिकुलर। तो दोनों परपेंडिकुलर के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग वाई एक्सिस। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग वाई एक्सिस। चूंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग है इसीलिए इसको हम लोग पी वाई भी बोलते हैं। और इसकी वैल्यू हो जाएगी पी कॉस, और इसके बीच का एंगल है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ डालेंगे 90 डिग्री माइनस। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये पी वाई की वैल्यू हो गई पी साइन थीटा। तो एक्स कंपोनेंट हो गया पी कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट हो गया पी साइन। यानी जिस एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट चाहिए रूल वही रहेगा, वेक्टर के एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच का डिस्टेंस जो होगा वही कंपोनेंट कहलाएगा। वेक्टर पी स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से और एंड हो रहा है इसका पॉइंट बी पे, तो कंपोनेंट ये सब आया। अगर ये वेक्टर पी ओरिजिन पे होता, इस तरीके से होता, सेम डायग्राम, ये पहला केस हुआ। दूसरा एग्जांपल यहाँ लीजिए, वेक्टर पी यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, इसमें वेक्टर पी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है। ये ओ है, दिस इज वेक्टर, और ये एंगल है 30 डिग्री। फिर से फॉलो करेंगे हम लोग, रूल को फिर से फॉलो करेंगे। अगर एक्स कंपोनेंट चाहिए तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, और ये चूंकि एक्स एक्सिस के कांटेक्ट में ही है तो यहाँ से परपेंडिकुलर तो पी एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, पी वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पी कॉस और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल, इसको लिखेंगे पी कॉस और एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, पी कॉस 60। इसको हम लोग पी साइन 30 भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग पी साइन 60 भी लिख सकते हैं, मगर रूल हम लोगों ने वही फॉलो किया, पी कॉस एंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस और टू वेक्टर। इसमें यह है कि एक्स कंपोनेंट निगेटिव कहलाएगा क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस पे, और इसका वाई कंपोनेंट पॉजिटिव कहलाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। एक और एग्जांपल यहाँ लीजिए, सपोज एक वेक्टर है इधर, दिस इज वेक्टर आर, ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा। इस वेक्टर का हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट चाहिए। तो एक्स कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से
तो ये जो डिस्टेंस हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये r का x कंपोनेंट कहलाएगा, दैट इज r cos अल्फा, और y कंपोनेंट चाहिए तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा r y, दैट इज r cos बीटा, एंगल बीटा है। अब ये ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आया एक्स कंपोनेंट, इसलिए ये भी निगेटिव कहलाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज माइनस आई, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज माइनस जे। इसमें एक्स कंपोनेंट भी निगेटिव, वाई कंपोनेंट भी निगेटिव, ये भी निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा, इसके आगे माइनस साइन लगेगा, इसके आगे माइनस साइन लगेगा, या इसको आर कॉस अल्फा ही छोड़ देंगे और डायरेक्शन में बताएंगे माइनस, या तो हम लोग यहाँ लिख दें माइनस आर कॉस अल्फा, एक तरीका ये, या दूसरा तरीका है आर कॉस अल्फा के साथ साथ माइनस आई कर लिखते वक्त ऐसा लिखते हैं, आर कॉस अल्फा माइनस आई, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हुआ और ये उसका डायरेक्शन, और इसको लिखते हैं आर कॉस बीटा माइनस जे, तो ये पता चल जाता है कि ये वैल्यू किस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में है कि पॉजिटिव डायरेक्शन। हाउ टू रिप्रेजेंट अ टू डायमेंशनल वेक्टर, देखिए ये है वेक्टर P और ये एंगल थीटा, इट इज गिवन इन द डायग्राम। ओरिजिन ये पॉइंट ए है, इसके एक्स कंपोनेंट के लिए यहाँ से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, ये पॉइंट बी है, और वाई कंपोनेंट के लिए यहाँ से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला है, ये पॉइंट सी। यहाँ से ये डिस्टेंस कहलाता है पी एक्स, यानी पी कॉस थीटा, एक्स कंपोनेंट। यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस पी वाई कहलाता है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी, और इसकी वैल्यू होगी पी साइन थीटा। यहाँ तक आप लोगों ने समझा हुआ है, अभी जो डिस्कशन हुआ उसमें ये सबको क्लियर हो। अब इसमें ट्रायंगल लॉ लगा दे रहे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, ओ से बी की तरफ एक वेक्टर हो गया ओ बी, बी से ए की तरफ एक वेक्टर हो गया बी ए, और ओ से ए की तरफ एक वेक्टर हो गया टी। ट्रायंगल लॉ लगाएंगे अगर, तो वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ए, देखिए दो साइड्स को एक डायरेक्शन में ऐड कर दिए, तो तीसरे साइड के बराबर हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में, ओ ए के बराबर, ओ ए दिस इज क्लॉकवाइज, दैट इज इक्वल टू दिस टू। ट्रायंगलों में आप लोग कॉपी पलट के देख सकते हैं, यही मैंने बताया आपसे। हम आप लोग हमसे कभी भी पूछेंगे तो हम यही बताएं कि दो साइड को एक डायरेक्शन में जोड़ो तो तीसरे साइड के बराबर हो जाता है, यही कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर ओ ए हो गया, और ए बी ये क्लॉकवाइज हो गया, दो दो वेक्टर दो साइड को एक डायरेक्शन में जोड़े, ओ से ए और ए से बी क्लॉकवाइज, देन इट विल बी इक्वल टू ओ बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ओ टू ए टू बी, ये क्लॉकवाइज हुआ, देन इट इज इक्वल टू ओ बी। ये और इसमें कोई फर्क नहीं है, देखिए ओ ए इक्वल टू ओ बी माइनस ए बी, दिस इज ओ बी प्लस बी ए, फिर से वही इक्वेशन आ जाएगा। आप लोग कैसे भी ट्रायंगल लॉ लगाइए, और सब कुछ भूल गए तो ये लगा दीजिए, ओ बी प्लस बी ए प्लस ए वो बराबर जीरो, कैसे भी लगाएंगे अंत में इक्वेशन सेम आ जाए, सिर्फ लिखना सही है। ओ टू ए दिस इज वेक्टर पी, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर पी इक्वल्स, ओबी को लिख सकते हैं, ओबी को क्या कर रहे हैं, इसी के लेंथ से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं, ओबी से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी। बीए वेक्टर को क्या कर रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, और यूनिट वेक्टर में मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है, ओबी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया गया,
ओ बी वेक्टर ये रहा, इसके लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में जो होगा वो मिलेगा आई कैप इंटू ओ बी। ओ बी हुआ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जिसको हमने पी एक्स लिखा हुआ है, प्लस बी ए वेक्टर बी ए डिवाइडेड बाई इट्स लेंथ, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप, इस डायरेक्शन ये हुआ या ये हुआ, दोनों वाई एक्सिस ही है, जे कैप इंटू बी ए। बी टू ए यहाँ से यहाँ तक पी वाई है जो कि पी साइन थीटा लिखा हुआ है, इसीलिए वेक्टर पी को लिखेंगे, ओ बी की वैल्यू हो गई पी एक्स के बराबर, उसे भी इंटू आई कैप, प्लस बी ए पी वाई के बराबर इंटू जे कैप। Therefore, vector P equals Px into I plus Py into J। Px की जगह P cos थीटा लिख सकते हैं into Y प्लस P sin थीटा into J, ऐसा लिख, यानी वेक्टर P को दो तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक इस तरीके से कंपोनेंट के टर्म्स में और एक एंगल के टर्म्स में। Px मतलब ये है, Px को ही P cos थीटा लिखते हैं, Py मतलब ये वाला P sin। तो एक वेक्टर को लिखने का एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये दो तरीके से आप टू डायमेंशनल वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही लगा रहे हैं इस तरीके से एक्स, लेकिन आई की जगह यहाँ माइनस आई होगी, पी वाई की जगह ए वाई है, जे की जगह जे, तो वेक्टर ए को लिखेंगे यहाँ पे ए कॉस थीटा माइनस आई प्लस ए साइन थीटा जे। इसको ऐसा नहीं लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस ए कॉस थीटा इंटू आई प्लस ए साइन थीटा इंटू जे। देखिए दोनों में कुछ फर्क नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है कि ए कॉस थीटा कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हुआ और ये डायरेक्शन हुआ, यहाँ दिख रहा है निगेटिव कंपोनेंट, निगेटिव कंपोनेंट मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस, आई और ऐसे भी जे लिख कैप। सकते हैं। हाँ, आई कैप जे कैप लिख रहे हैं तो यहाँ माइनस साइन। वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, डायरेक्शन कैसे निकलेगा, दोनों बता। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से ये पता है कि ओ ए स्क्वायर इक्वल्स ओ बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ये मालूम है। तो ओ ए का मतलब हुआ वेक्टर पी का लेंथ यानी पी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर का मतलब हुआ ये पी एक्स स्क्वायर, और बी ए जो है पी वाई के बराबर है, पी वाई स्क्वायर। तो वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो दिस इज अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, दोनों कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर देना है और रूट ले लेना है, इससे हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा वेक्टर पी का। जब कभी डायरेक्शन पता करना हो तो या तो हम लोग ये एंगल बता दें एक्स एक्सिस के साथ, या वाई एक्सिस से कितने एंगल पे वेक्टर पी है, दोनों में से कुछ भी बता सकते हैं। तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, tan थीटा का यूज करते हैं। इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू होगी ए बी डिवाइडेड बाई ओ। ए बी है पी वाई और ओ बी है पी, तो tan थीटा हो गया पी वाई बाई पी एक्स। इसी में एक नई चीज आपको ये सीखनी है, देखिए मान लीजिए कि tan थीटा का वैल्यू है 1/√3, तो आप में से सारे लोग जानते होंगे कि थीटा हो गया 32। अगर tan थीटा 1/√3 है देन थीटा इज 30 डिग्री, क्योंकि ये वेल नोन वैल्यू है। लेकिन अगर ऐसा हो tan थीटा इज 1/2, देन आप में से किसी को नहीं पता होगा कि थीटा की वैल्यू कितनी। तब क्या तरीका है, इसको ऐसा लिखते हैं, जब वैल्यू नहीं मालूम हो तो इस तरीके से सिर्फ थीटा लिखना हो तो tan राइट साइड में चला जाएगा और इसको पढ़ते हैं tan इनवर्स 1/2। यहाँ भी लिखा जा सकता है दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। तो थीटा 30 डिग्री भी बोल सकते हैं और tan इनवर्स 1/√3 भी बोल सकते हैं। जब ये थीटा है tan उधर जाता है तो tan इनवर्स लिखा जाता है। इसी तरीके से यहाँ अगर लिखा जाए, ये ऐसे केसेस में ज्यादा यूजफुल है जब आपको इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता है। tan इनवर्स पी वाई बाई पी एक्स,
अगर वैल्यू पता है तब तो सीधा सीधा बता देंगे स्टैंडर्ड वैल्यू है तो, और जैसे ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो उसके केस में हम लोग इनवर्स में इसका आंसर बता दें। तो एंगल थीटा हो गया tan इनवर्स पी वाई बाई पी एक्स। थीटा होता है y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। y कंपोनेंट है 4, x कंपोनेंट 3। तो ये 10th क्लास में तो इसका वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन 11th क्लास में आपको बताया जाएगा कि जब भी ऐसा हो थीटा को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3। लेकिन ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, थीटा का वैल्यू 53 डिग्री। एक्चुअली में ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, यू शुड रिमेम्बर नाउ ऑनवर्ड। tan 37 होता है 3/4 और tan 53 डिग्री होता है 4/3। These are standard value, you should remember। तो ये भी बोल सकते हैं और 53 डिग्री भी बोल सकते हैं, दोनों आंसर करेक्ट। तो मैग्नीट्यूड पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गया। तो ऐसा प्रॉब्लम करते हैं, हाँ tan इनवर्स -4/3 होगा। राइट राइट। प्रॉब्लम करते वक्त ऐसे प्रॉब्लम में क्या है कि डायग्राम दिखा लेना चाहिए। देखिए y कंपोनेंट नेगेटिव है और x कंपोनेंट पॉजिटिव है। इस केस में क्या है, इसके हिसाब से डायग्राम बना लेना चाहिए। px है 3, py है -4। तो वेक्टर p का मैग्नीट्यूड लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, राइट। जब ये करेंगे, चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 5 यूनिट ही आएगा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन में ये असर डालेगा। y कंपोनेंट नेगेटिव होने का मतलब है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया वेक्टर p। इसका y कंपोनेंट नेगेटिव और x कंपोनेंट पॉजिटिव। यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालेंगे ये, तो ये वैल्यू है ये वाला -4, और x कंपोनेंट इसका जो है यहाँ से यहाँ तक ये है 3 यूनिट। तो इधर हो गया 4 यूनिट इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हो गया 3 यूनिट, और ये हुआ एंगल x एक्सिस के साथ। तो जब tan थीटा लिखेंगे py बाई px, तो py का वैल्यू ये है -4, -4/3। तो आप लिखेंगे थीटा इक्वल्स tan इनवर्स -4/3 यही आंसर हो जाए। कुछ लिखा नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ आप एंगल बता रहे हैं, माइनस बता रहे हैं, मतलब यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। प्लस में लिखते तो एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाता, माइनस में लिख रहे हैं तो एक्स एक्सिस के नीचे हो गया। वेक्टर p एंड वेक्टर q, तो इन दो वेक्टर के मदद से हम लोग पैरेललोग्राम बना सकते हैं। p के पैरेलल यहाँ एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, और q के पैरेलल यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, और ये ओरिजिन है सपोज, और डायगोनल ये है ओ ए बी सी। दो ट्रायंगल में ये डिवाइड हो गया। तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ वी कैन से OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। OA प्लस AB बराबर OB इधर हो गया। ये OB वेक्टर को मैं लिख रहा हूं R, इसको मैं लिख रहा हूं R। तो इसका मतलब है कि वेक्टर R इज इक्वल टू OA वेक्टर जो है यहाँ से यहाँ, दैट इज Q, और AB वेक्टर जो है दैट इज P।
तो ये कह सकते हैं कि R इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर Q एंड वेक्टर P। ये हुआ ट्रायंगल, कौन सा लिया, ट्रायंगल OAB। अब अगर दूसरा ट्रायंगल लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल OBC से, अगर चलते हैं OBC से, तो आप इसमें ट्रायंगल वाला लगाएंगे तो लिखेंगे OB वेक्टर इक्वल्स OC वेक्टर प्लस CB वेक्टर, OC वेक्टर प्लस CB वेक्टर। इसमें भी सेम ट्रायंगल वाला लगाया गया, OB इक्वल्स अदर टू साइड्स का सम। OB इज वेक्टर R, OC वेक्टर है वेक्टर P देखिए, और CB वेक्टर है वेक्टर Q। तो दोनों ट्रायंगल तो एक जैसा ही, मगर एक ट्रायंगल से पता चला Q वेक्टर प्लस P वेक्टर, और दूसरे से पता चला R इक्वल्स P प्लस Q। इन दोनों को देखा जाए तो वेक्टर R इक्वल्स P प्लस Q भी लिख सकते हैं और Q प्लस P भी लिख सकते हैं। यही है पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट और रिजल्ट। पैरेललोग्राम लॉ में क्या बताया गया है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के दो साइड्स को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करें और पैरेललोग्राम बना लें, तो पैरेललोग्राम के दोनों साइड्स पैरेलल होते हैं, तो ये P है तो ये भी P है। देन डायगोनल, डायगोनल जो इसका होगा दैट इज सम ऑफ द टू वेक्टर, आइदर P प्लस Q करें और इसका जस्ट रिवर्स Q प्लस P करें। तो पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट यही है कि इफ अ पैरेललोग्राम इज मेड विद द हेल्प ऑफ टू वेक्टर्स, then their sum represents diagonal of the parallelogram, और इसी को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ से ही तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो P प्लस Q लिखें या Q प्लस P लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर जैसे 2 प्लस 3 लिखें या 3 प्लस 2 लिखें, आंसर 5 ही रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव लॉ। अगर आगे पीछे ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं करे, इस लॉ का नाम है कम्यूटेटिव लॉ।